कई बार हम एक मॉड्यूल जब इंस्टॉल करते हैं उसकी फर्दर डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, इंस्टॉल हो गया पाइथन हाइफन लगाओ। ओके, अब मैं यहाँ पे स्लैश डॉक्स, यहाँ पे आपका ये लॉगिन का मेथड आ गया। ठीक है, ट्राई इट आउट, ये फॉर्म आ गया, ये OAuth2 पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करो, अपना वैलिड यूजर नेम डालो, अपना वैलिड पासवर्ड डालो। अगर आप सही करते हो, एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपका एक्सेस टोकन। ठीक है, ये एक्सेस टोकन अब मुझे यूज होगा, इसको मुझे कॉपी करके रखना पड़ेगा और मैं फर्दर जब मेथड्स यूज करूंगी तो मुझे इस एक्सेस टोकन का यूसेज। ठीक है, अभी तक मतलब काम कर लिया, पर मैंने अभी तक सिक्योर नहीं किया अपने मेथड्स, अपने एंड पॉइंट्स को अभी तक मैंने सिक्योर नहीं किया। अभी क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे मेथड्स पे ऑथराइजेशन नहीं आ रही। अगर मैं दोबारा से टॉक्स पे जाऊँ और अगर मैं ये टू डू का गेट मेथड कॉल करूँ, ट्राई इट आउट करूँ, एग्जीक्यूट करूँ, आ रहा है ना मेरे पास सब कुछ, आ रहा है ना मेरे पास रिटर्न, क्योंकि अभी ये खुला मेथड पब्लिक है, इसको कोई भी यूज कर सकता। अब मैंने इस पे सिक्योरिटी लगा दी, ठीक है, कि इस मेथड के लिए, इसको कॉल करने के लिए आपको टोकन देना पड़ेगा, टोकन वैलिडेट होगा, तब आप इस मेथड को कॉल कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, इसका काम करके अब अगला काम आपको क्या करना है, अब आपके जितने भी मेथड्स हैं जिनको आप सिक्योर करना चाहते हैं, गेट पोस्ट जितने भी मेथड जिसको आप सिक्योर करना चाहते हैं, उसमें आप लिखो करंट यूजर। करंट यूजर, हर मेथड के साथ आपको करंट यूजर पास हो गया, ठीक है। करंट यूजर इज इक्वल टू यूजर, यूजर कहां से आएगा, डिपेंड्स, डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगाया, गेट करंट यूजर। ये मैं अपना एक मेथड बनाऊंगी, गेट करंट यूजर, ये मेरे को देगा मेरा करंट यूजर। अब हर रिक्वेस्ट के साथ क्या आएगा, करंट यूजर। अगर यूजर होगा तभी वो रिक्वेस्ट चल पाएगी, अदरवाइज वो रिक्वेस्ट चलेगी। मुझे कोड जो मैंने नीचे लिखा हुआ है जिसको ऊपर से, ये वाला जो मैंने कोड लिखा है, ये इसको मुझे पढ़ करके ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे भी तो मुझे मेथड मिलेगा ना, तो यहाँ से ठीक है। यहीं पे अब मैं एक मेथड बनाऊंगी, किस चीज के लिए, गेट करंट यूजर, जो क्या करेगा, मेरे को करंट यूजर का टोकन देगा, ठीक है। टोकन वैलिडेट करके देगा कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यूजर कौन सा, वो यूजर मुझे दिखाएगा। पहले JWT ने यूजर के लिए टोकन बनाया था, अब मैंने क्या करना है, इस रिक्वेस्ट के साथ जो यूजर एसोसिएटेड है, टोकन से उसका यूजर उठाना। अगर टोकन से यूजर निकल के आ गया तो इसका मतलब वैलिड, अदरवाइज वैलिड नहीं। अगर वैलिड होगा तो एंड पॉइंट चलेगा, अदरवाइज एंड पॉइंट नहीं, ठीक है। अब मैंने फंक्शन बनाना है, if get current, ये भी मेरा एक नॉर्मल फंक्शन है, इसको कोई बाहर से कॉल नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एक तो टोकन आएगा जो स्ट्रिंग टाइप का होगा, टोकन आएगा जो स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। और
डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगानी है इस पे वो और जो हमारी स्कीम है उसमें, ठीक है। सेकंड तो डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए होगा, डेटाबेस से तो वेरीफाई करना ही। ठीक है, अब मेरे पास टोकन आया, उस टोकन के अकॉर्डिंगली मैंने यूजर को वैलिडेट करना है। कैसे करेंगे? पहले तो पेलोड इज इक्वल टू jwt.decode। इस टोकन को आपने jwt को कहा कि मेरे को ये टोकन डिकोड करके बताओ कि इस टोकन में कौन सा यूजर है। टोकन बेसिकली एक सिक्योर की होती है जिससे जो एक यूजर के साथ एसोसिएट होती है। इंस्टेड ऑफ पासिंग योर यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड पास करने में रिस्क रहता है, वो चेंज हो सकता है, हैक हो सकता है, तो हम टोकन्स पास करते हैं। तो यूजर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक टोकन होता है जो JWT ने बनाया है इनकोड करके, और डिकोड करते समय टोकन से मैं क्या निकाल सकती हूँ? यूजर निकाल सकती हूँ। तो वो अब मैं करूँ jwt.decode, इसको डिकोड करो इस टोकन, ठीक है। सीक्रेट की जो हमारी सीक्रेट की है और एल्गोरिथम्स जो मेरा इसके अकॉर्डिंगली मुझे डिकोड करके दो, ठीक है। क्लियर है? यूजर नेम इज इक्वल टू पेलोड डॉट गेट। पेलोड में एक डिक्शनरी आएगी, उस डिक्शनरी के अंदर अब वापस ऐसे आ गया होगा सब, सबके अंदर यूजर का नाम आएगा, तो पेलोड डॉट गेट, ठीक है। अब आप चेक करोगे if यूजर नेम इज नन, यूजर नेम में कुछ नहीं आया, इसका मतलब टोकन गलत था, तो रिटर्न or raise HTTP exception, डिटेल में दे दिया invalid, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? अगर यूजर नेम सही है तो मुझे पूरा यूजर उठाना है और रिटर्न is equal to db.query user model पे query dot filter, वो रिकॉर्ड उठाया जहाँ पे यूजर नेम इज इक्वल टू, तो ये यूजर नेम है, अगर आएगा ठीक है, अदरवाइज ठीक है। अगर फिर यूजर नहीं आया तो भी एरर है, तो इसका मतलब है तो भी यही एरर है कि टोकन ही गलत होगा, तो भी यूजर, ठीक है। यहाँ पे तो था कि अगर इसके साथ पेलोड में आया ही नहीं, और यहाँ पे ये है कि अगर आया पर वो डेटाबेस के हिसाब से गलत है, इनवैलिड यूजर। अगर यूजर भी इनवैलिड नहीं है तो रिटर्न ये यूजर यहाँ पे आ जाएगा और ये यूजर वैलिडेट current user is equal to user to get current। अब ये जो मेरा create वाला एंड पॉइंट है ना, जब तक मैं टोकन नहीं दूंगी ना तब तक ये मेरा एंड पॉइंट चलेगा, चाहे मैं इसको
पोस्टमैन से यूज करूं, चाहे मैं इसको यहाँ से यूज करूं, मुझे अपना यूजर का टोकन बियरर टोकन साथ में पास करना पड़ेगा। पास करूंगी तो वो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। चला के दिखाऊं, फिर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देते, पहले चला के रन किया, टोकन तो बेटा मेरा चल ही रहा होगा। डैश डॉक्स डैश, यहाँ पे आ गया ना ऑथराइज, पहले नहीं आ रहा था ये ऑथराइज, क्योंकि मैंने अपने मेथड के ऊपर चेक लगा दिया। जब तक मैं टूडूज का पोस्ट वाला था, मैं इसको ट्राई इट आउट करती हूँ, मैं यहाँ से कुछ डेटा पास करती हूँ, माय टेस्ट रिकॉर्ड मैंने पास किया, एग्जीक्यूट किया, क्या आ गया, नॉट ऑथराइज। जब तक मैं ऑथराइज नहीं करूंगी अपने आप को, ऑथराइज करके साथ में एक्सेस टोकन नहीं भेजूंगी, तब तक ये नहीं चलेगा। ऑथराइज कर लेते हैं, चलो यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, ऑथेंटिकेशन हेडर, बियरर, यहाँ मुझे अपना बियरर टोकन भेजना है। ये मुझे अपना बियरर टोकन भेजना। ऑथराइज हो गए, ऑथराइज हो गए, ठीक है। और मैं ऑथराइज हूँ। अब मैं इसी सेम मेथड को दोबारा से एग्जीक्यूट किया, मैंने हो गया रिकॉर्ड क्रिएट, ठीक है। अब इस मेथड के ऊपर क्या लग गई, सिक्योरिटी लग गई। जब तक मैं बियरर टोकन नहीं दूंगी, या मैं गलत दूंगी तो भी नहीं चलेगा, या मैं अगर नहीं दूंगी तो भी नहीं चलेगा। इसी को मैं पोस्टमैन के थ्रू चलाऊं तो भी मुझे बियरर टोकन पास करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी भी प्रैक्टिकली किसी कस्टमर के लिए एपीआई बनाते हैं, अगर आप उसमें सिक्योरिटी नहीं लगाते तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कोई भी अपनी एपीआई पब्लिक थोड़ी बनाएगा, ठीक है। तो मैं आपको इसको जरा एंड पॉइंट को हिट करके दिखाऊंगा, पोस्टमैन के थ्रू स्लैश टूडूज स्लैश, ये वाला था ना मेरा यूआरएल, और पोस्ट पहले तो मैंने भी पैरामीटर्स निकाला ना, नॉट ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बॉडी में जैसे मैं भेज भी दूंगा, तो मैंने भेजा ही नहीं था, टाइटल अगर मैं ये भेज भी दूं तब भी क्या कहेगा, नॉट ऑथेंटिकेटेड। जब तक कि मैं ऑथराइजेशन में जाके बियरर टोकन यहाँ से दोबारा से बियरर टोकन, अब मुझे यहाँ पे अपना टोकन डालना, किया, डाला, सेंड, ठीक है। तो मेरे मेथड्स क्या हो गए, सिक्योर हो गए। जब तक मेथड में मैं डेटा नहीं डालूंगी तब तक वो नहीं चलेगा। अच्छा देखो, एक ही सिक्योर हुआ है या सारे सिक्योर हुए, गेट टू स्लैश, क्योंकि मैंने एक में एक सेकंड ये टोकन हटा, मेरा टोकन स्टोर है ना यहाँ, मेरे को ये देखना है कि मेरे को सब पे लगाना पड़ेगा। आई थिंक एक पे अप्लाई करने से वो सब पे अप्लाई हो जाता है। किसी एक पे अगर आप अप्लाई करते हो ना, क्योंकि जब आपने इसको खोला तो ऑथराइज का बटन ऊपर आ गया ना, इसका मतलब पूरी ऐप के लिए ऑथराइजेशन होगी एक पे लगाने से, ठीक है। मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने अब अपना जो एंड पॉइंट था उसके साथ करंट यूजर को एसोसिएट कर, ठीक है। करंट यूजर में क्या आएगा, वो यूजर आएगा जो गेट करंट यूजर मेथड मेरे को, और गेट करंट यूजर मेथड क्या कर रहा है, इसके पास टोकन आ रहा है, जो JWT का बना हुआ टोकन है वो टोकन आ रहा है रिक्वेस्ट से, मैंने उस टोकन को डिकोड किया,
डिकोड करके उसमें सब में यूजर नेम था, यूजर नेम उठा लिया। अगर यूजर नेम नहीं आता तो इनवैलिड टोकन का एरर दे दिया। अगर यूजर है तो उस यूजर नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग वाला पूरा यूजर उठा लिया। अगर यूजर होगा तो यूजर यहाँ पे रिटर्न हो गया जाएगा। यूजर वैलिड है तो एंड चलेगा जैसे चल रहा है। ठीक है, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, फास्ट एपीआई से अपने मेथड्स को सिक्योर भी। क्लियर है, समझ में आ गया? इसका सिंटैक्स एज कंपेयर टू Django REST फ्रेमवर्क के फास्ट एपीआई का सिंटैक्स थोड़ा सा रिड्यूस है, पर आपको ये आना कैसे चाहिए, क्योंकि मशीन लर्निंग और एआई की एप्स में यूज फास्ट एपीआई, ठीक है, ज्यादा यूसेज इसकी रहेगी। तो इसका सिंटैक्स एक बार इसको अपने हाथ से बना के देखो, कौन सी चीज कैसे लिख रहे हैं, किसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसको समझने की कोशिश करो। जैसे कई बार क्योंकि बच्चों को बहुत छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूजन होती है, जैसे ये क्या लिखा है, ये कोलन के बाद क्या दिया, ये वेरिएबल का नाम है, ये उसकी टाइप है, ठीक है। और किस चीजों में कंफ्यूजन होती है, जैसे जब मैं ये क्वेरी कर रही हूँ db.query, ये मॉडल का नाम है, फिर फिल्टर करते समय ये मॉडल का कॉलम है, फिर इसको किसके साथ कंपेयर कराना है, ये बोलो। आप एक बार इसको पूरे स्ट्रक्चर को ना गो थ्रू करो, क्योंकि अभी हमारे ऑफिस में एक प्रोजेक्ट बन रहा था। किसी प्रोजेक्ट में हमारे को प्रोजेक्ट था इस चीज के लिए कि जो हीट पंप्स लगाते हैं ना घरों में, जैसे यूरोप में बहुत ठंड होती है तो वहाँ पे घरों में हीट पंप्स लगते हैं। तो वो था कि मैं एक घर का साइज, डायमेंशन, रूम की डायमेंशन वगैरह दूँ, तो वो मुझे रिकमेंड करे कि बेस्ट हीट पंप कौन सा लगना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए। तो उसमें हमारे को जो सारा डेटा पास करना था वो मेरे को मॉडल ने जनरेट करके दे दिया कि हाँ आपको ये हीट पंप लगाना चाहिए, पर मुझे वो जो इन्फॉर्मेशन पास करनी है फ्रंट एंड पे यूजर को दिखाने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए मुझे फास्ट एपीआई यूज करना, ठीक है। तो इसका बहुत क्रूशियल यूसेज है, आप इसको एक बार पूरा ट्राई। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये वाला पार्ट फिनिश हो गया है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में जो डेटा एनालिसिस का पार्ट है उसमें हम क्या करते हैं, पहले तो डेटा एनालिसिस क्यों करते हैं, यूजेज के। देखो ये वाला जो सारा फील्ड है ये आया क्यों, क्योंकि कंपनीज के पास बहुत सारा डेटा आने लगा। जब हमने वेब यूज करना शुरू किया, वेब पॉपुलराइज हुआ, तो हम क्या कर रहे हैं, हम वेब पे अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन डालते जा रहे हैं। जब वो इंफॉर्मेशन हम डालते जा रहे हैं तो कंपनीज के पास बहुत सारा डेटा क्रिएट होता जा रहा है। उस डेटा की स्टोरेज भी कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा है। उसको स्टोर करने में कंपनीज का बहुत एफर्ट लगता है, पैसा लगता है। अब आप कोई चीज स्टोर कर रहे हो, स्टोर भी करनी जरूरी है क्योंकि कस्टमर को कभी अपना पुराना रिकॉर्ड चाहिए हो सकता है। आप स्टोर कर रहे हो और उसमें से कुछ गेन नहीं कर रहे तो ये तो आपकी बेवकूफी है ना। अगर आप कोई डेटा स्टोर कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो उसको स्टोर करने पे, तो आपको उसमें से इनसाइट्स भी तो मिलने चाहिए, तब तो मेरे लिए वो बेनिफिशियल है। अदरवाइज मेरे लिए उसका क्या बेनिफिट, अदरवाइज तो वो मेरे लिए एक कॉस्ट है। मैं उस कॉस्ट को अपने बेनिफिट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। उसके लिए हमने क्या यूज करना शुरू किया, मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स को हमने पढ़ाई, स्टैटिस्टिक्स को यूज करना शुरू किया ताकि हम उस डेटा में से इनसाइट्स ले सकें। मैथ्स में भी स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ाते हैं, इसीलिए पढ़ाते हैं ना कि आपके पास बहुत सारा डेटा दिया होता है, आप उस डेटा में से यूजफुल इनसाइट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है, इसमें पहली स्टैटिस्टिक्स की टाइप होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो आप स्कूल में लर्न करते हो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो क्या करता है, जो आपके पास डेटा है उसे डिस्क्राइब करता है कि इस डेटा में मेरे को इतना बड़ा पेज भर के डेटा आ गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या है। आप मुझे उसमें से निकाल के देते हो कि जी इसका मीन ये है, इसका मोड ये है, इसका मीडियन ये है, ऐसे अलग अलग सारी चीजें निकाल के देते हो। दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जो डेटा एनालिसिस वाला फील्ड है ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। डेटा में से नया कुछ नहीं करना, इनसाइट्स निकाल के देना। जो डेटा बता रहा है वो इतना सारा डेटा देख के जो बंदे को समझ नहीं आ रहा है, उसमें से यूजफुल डेटा सही तरीके से आपको एक डैशबोर्ड पे प्रेजेंट करना ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग आसान हो सके। अब मेरे पास Amazon के सारे ऑर्डर्स का डेटा है, मुझे क्या समझ में आ रहा है उसमें से, मुझे क्लब करके दिखाओ कि इस मंथ में इस सेक्शन के इतने ऑर्डर्स आए, इस टाइम पे
इस चीज का बहुत, इस प्रोडक्ट का बहुत ऑर्डर आया था कि मुझे पता चले कि अच्छा मैं रिलेट कर सकूं, अच्छा शायद फेस्टिवल है इसलिए इस प्रोडक्ट का, उससे मैं डिसीजन ले सकूं कि शायद मुझे इसे वेयर हाउसेस में क्लोज बाय रखना चाहिए। वो डेटा निकाल के निकाला, दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जो डेटा एनालिसिस वाला पार्ट है वो यही करता है। उसके बाद दूसरा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब कि हाँ ये डेटा है, आप आगे का क्या बता रहे हो इस पे, वो है रिकमेंडेशन, वो है मशीन लर्निंग कि इतना तो ये बता रहा है, आप ये बताओ कि आगे क्या होगा, फोरकास्ट करो कि आगे क्या होगा, दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट। पर उससे पहले 2-3 दिन का आपको रहेगा फर्स्ट, मैं आपका और पिछले वाला बैच के लिए करता हूँ। ठीक है, तो 2-3 दिन लेक्चर्स जो होंगे उनका ये 1-2 टॉपिक्स रिपीट होंगे, जैंगोरेस फ्रेमवर्क और फास्ट। ये 2 टॉपिक्स जो हैं सिर्फ रिपीट होंगे। गिव मी 3 डेज, 3 दिन में मैं हमको ये टॉपिक्स कराऊंगा। 3 दिन के बाद फिर मैं इकट्ठा ही ये शुरू, 3 दिन तक आप ये रिकैप करिए, आपके लिए रिकैप हो जाएगा, उनके लिए हो जाएगा, फिर हम नया टॉपिक इकट्ठे शुरू करें। ठीक है, 11 o'clock कल से क्लास होगी, बड़े वाले क्लास, दूसरे वाले क्लास। ठीक है, ताकि दोनों बैचेस